हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं की प्रपोजल्स ऑफ बजट 2022 जो आज ही श्रीमती निर्मला सीतारमन जी यानी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था लोकसभा में। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रपोजल्स हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हालांकि स्पीच सुनते वक्त ये लगा नहीं था कि इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस के अंदर आएंगे, पर अब ये चेंजेस देख के पढ़ के फाइनेंस बिल से मैं काफी खुश हूं कि काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं इसके अंदर जो कि टैक्स पेयर्स के फेवरेबल हैं। कुछ चेंजेस जो ऐसे हैं जो लिटिगेशन क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि टैक्स पेयर के फेवरेबल नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ है। इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, मिस मत करना वीडियो, लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट तक भी इंपॉर्टेंट चेंजेस है। वी हैव 11 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो मुझे लगती थी मैंने बिल में से निकाली है, स्टार्ट करी है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। अमेंडमेंट इन सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 यानी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको याद होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की टाइम लिमिट अवेलमेंट की जो है लॉ में लिखी गई है, वो लिखी गई है कि अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट इस साल में लेना भूल जाते हैं तो अगले साल के सितंबर की जीएसटीआर 3 तक उसे ले सकते हैं, राइट। लेकिन अब उसको बढ़ा के 30 नवंबर डेट कर दिया है। 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न, यानी एनुअल रिटर्न जनरली हमारी 31 दिसंबर होती है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं 21-22 के क्रेडिट की जो साल चल रहा है, अगर आप 21-22 में लेना भूल गए हैं और अगर ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाती है इस साल के लिए, मैं दोबारा बता रहा हूं कि दीज आर प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, अभी नोटिफिकेशंस के द्वारा इफेक्टिव होती हैं। जब नोटिफिकेशन आएंगी पोर्टल पे तब ये मान्य होती हैं, अदरवाइज नहीं होती है। जो कि जल्दी आ जाती हैं, क्लॉज बाय क्लॉज उसको ये नोटिफाई करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी करेंगे इसको। तो लेट्स अज्यूम कि ये सारी अपडेट हो जाएंगी या हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपकी जो बी 21-22 की लास्ट डेट जो रहेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की, अगर आपने 21-22 में नहीं लिया है तो जनरली क्या रहती थी आपकी सितंबर की जीएसटी और 3B यानी 20 अक्टूबर 2022। लेकिन इसको बढ़ा के कर दिया है 30 नवंबर 2022। नवंबर की 3B नहीं है दोस्तों, ये नवंबर की 3B नहीं है। 30 नवंबर लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर की, या फिर एनुअल रिटर्न जो भी पहले हो गया हो। जनरली लोग एनुअल रिटर्न बाद में भरते हैं, इसलिए 30 नवंबर बोल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ाकर बेसिकली ये 40 दिन बढ़ा दिए इन्होंने क्रेडिट लेने की सीमा यानी लिमिट। 20 अक्टूबर जो थी वो कर दी है 30 नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है मेरे हिसाब से। 40 दिन की जो विंडो ओपन की गई है वो एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा मैसेज पहुंचाएगा लोगों के अंदर। नाउ अमेंडमेंट इन सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में था। जब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है आपका रजिस्ट्रेशन, जब आप रिटर्न्स नहीं भरते हैं कुछ समय की, तब वो कैंसिलेशन कर देता है। यहाँ पे दो डीलर्स है, कॉम्पोजिशन डीलर्स। पहले क्या लिखा हुआ था कि अगर कॉम्पोजिशन डीलर लगातार 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपनी रिटर्न नहीं भरता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर। यहां तक कि रेट्रोस्पेक्टिवली भी कैंसिलेशन हो सकती है। उसको चेंज करके बोल दिया कि कॉम्पोजिट डीलर अगर अब रिटर्न नहीं भरेगा अपने फाइनेंशियल ईयर की 3 महीने तक भी, बियॉन्ड द 3 मंथ्स ऑफ द ड्यू डेट, तो उसका रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसकी ड्यू डेट आई जीएसटीआर भरने की, और उसके भी 3 महीने तक वो रिटर्न नहीं भर पाता है तो उसका कैंसिलेशन में डाला जा सकता है। इसके अलावा जो मुझे लगता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी टैक्स पेयर्स के लिए जो कॉम्पोजिट डीलर्स नहीं है। वो क्या है, पहले क्या था वो बता देता हूं आपको कि अगर आपने किसी पीरियड की रिटर्न भरी है और उसके बाद 6 महीने तक कोई रिटर्न नहीं भरी है तो आपका प्रॉपर ऑफिसर जीएस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता था। आपको एक नोटिस आता था कि कैंसिल हो रहा है रिटर्न डिफॉल्टर्स का, सेक्शन 46 का, और फिर आपको कैंसिलेशन में डाल दिया जाता था। 6 महीने तक की रिटर्न की विंडो थी, 6 महीने से पहले कैंसिल नहीं किया जा सकता इस वजह से, रिटर्न ना भरने की वजह से। ठीक है, लेकिन अब बोल दिया है कि एज द पीरियड में बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, बिल में कोई भी पीरियड नहीं था। नोटिफिकेशंस में ये आएगा कि कितने महीने की रिटर्न ना भरने पे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये टैक्स पीरियड गवर्नमेंट कम करना चाहती है, श्रिंक करना चाहती है, इसलिए इस प्रोविजन को एडिट किया है। और ये नोटिफिकेशन के द्वारा पता लग सकता है कि कितना पीरियड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि टैक्स पेयर के थोड़ा सा अगेंस्ट चाहिए, पर अच्छी बात है। देखो, अगर जो कंप्लायंस टाइम पे करते हैं उनके लिए ये प्रोविजन काम का ही नहीं है। वो इस प्रोविजन को स्किप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने लेट भरनी नहीं है रिटर्न, तो कैंसिलेशन का सवाल ही नहीं उठता। नाउ इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन लगातार इंपॉर्टेंट, 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट लगातार सेम पैरामीटर्स पे कि सेक्शन 34(2)
क्रेडिट नोट्स को आप अमेंडमेंट या डेबिट नोट्स को आप अमेंडमेंट कब तक कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कब तक कर सकते हो, किसी फाइनेंशियल ईयर की? अगले महीने, अगले साल के सितंबर की जीएसटीआर 1 में कर सकते हो क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट, राइट? तो आप वो कब तक कर सकते हो? अब नाउ 30 नवंबर तक कर सकते हो, यानी अगर आप 30 नवंबर तक अपनी को रिटर्न भर रहे हो pertaining टू 2020, pertaining टू लास्ट ईयर, दो एडिटिंग आपको करनी है वो आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में कर सकते हो 30 नवंबर तक। देखो देखो, जब आईटीसी की लिमिट बढ़ाई है तो इसकी लिमिट बढ़ानी लाजमी है, इसकी भी बढ़ेगी। नाउ सेक्शन 37(3) इंसर्ट इसको भी अमेंड किया गया है। इसमें भी बोला है कि जीएसटीआर 1 जो आप अमेंड या रेक्टिफाई, अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा मैं इसको, रेक्टिफिकेशन या फिर ओमिशन ऑफ एरर को ठीक कर सकते हो आप, वो कब तक कर सकते थे? पहले सितंबर की जीएसटीआर 1 तक, यानी 11 अक्टूबर 2022, अगर मैं करंट ईयर का एग्जांपल लूं तो इसको बढ़ा के 30 नवंबर 2022 कर दिया है। ये 30 नवंबर है दोस्तों, नवंबर की ड्यू डेट नहीं है। फर्दर सेक्शन 37 के अंदर नया सबसेक्शन इंसर्ट किया गया है, जिसमें जो अभी पीछे काउंसिल मीटिंग ने भी कंफर्म किया था कि अगर आप पिछले महीने की जीएसटीआर 1 नहीं भरते हैं तो इस महीने की जीएसटीआर 1 की विंडो आपके लिए क्लोज है, तो आपको जीएसटीआर 1 भरनी ही पड़ेगी रेगुलर, आप स्किप नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि आप नवंबर की नहीं भरोगे 1, दिसंबर की भर सकते हो, अगर अक्टूबर की भरी है नवंबर, मतलब जीएसटीआर 1 में कोई भी सिमेट्री नहीं थी, आप कोई भी महीने की रिटर्न जीएसटीआर 1 भर सकते थे। हालांकि 3B में ऐसा नहीं था, पर अब जीएसटीआर 1 में भी डाल दिया कि पिछले महीने की नहीं भर पाओगे तो इस महीने की भी नहीं भर सकते आप। तो ये अच्छी बात है। काउंसिल मीटिंग में इसका प्रपोजल नहीं था, लेकिन अब ये आ गया है बजट के अंदर, तो ये भी जल्दी नोटिफाई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर दी है, जो कि अच्छी बात है। एक्सेप्ट गवर्नमेंट कुछ केसेस में इसको विड्रॉ कर सकता है और कह सकता है कि आप भर सकते हो, जैसे लाइक कोविड पेंडेमिक आ गया है या फिर कुछ और चीज आ जाएगी इस तरह से, तो वो इसको एडिट या एग्जम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेक्शन 37 की रिटर्न आप नहीं भर पाओगे, यानी जीएसटी 1 नहीं भर पाओगे अगर पिछले पीरियड की नहीं भरी है तो। नाउ कम टू सेक्शन 38। सेक्शन 38 जो कि जीएसटीआर 2 के बारे में था, जिसको जुलाई 2017 के बाद खत्म कर दिया था, ऑलमोस्ट वो पोस्टपोन कर दिया था, अब सेक्शन ही डिलीट कर दिया है, सेक्शन 38 डिलीट कर दिया है और नया सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 38, जिसमें बोला गया है कि आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न्स, यानी सेक्शन 37 की रिटर्न जो आपका सप्लायर फर्निश करेगा आपके पास कैसे दिखेगी, ऑटो जनरेटेड 2A 2B कैसा दिखेगा, उसमें एलिजिबल क्रेडिट, इनएलिजिबल क्रेडिट अलग से दिखाएंगे और वो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको सेग्रीगेट कर देंगे 2A 2B, और आप उस हिसाब से उसको लीजिएगा। यानी सेक्शन 38 एक कंप्लायंस का सेक्शन है, 2B और 2A को लेकर एक सेक्शन है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि अब 2 तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है और 2B के हिसाब से हम क्रेडिट उठा ही रहे हैं क्योंकि नई अमेंडमेंट आई है। तो सेक्शन 38 इज सेम एज जीएसटीआर 2, बस उसको अमेंड करके, एडिट करके, ओमिट करके नया डाल दिया। सेक्शन 39(9) और सेक्शन 39(10) बहुत इंपॉर्टेंट, यही कि जीएसटीआर 3B को अगर आपको रेक्टिफाई करना है, जो आप सितंबर तक कर सकते थे, वो सितंबर की रिटर्न तक कर सकते थे, वो अब आप 30 नवंबर तक कर सकते हो। 30 नवंबर दोस्तों जो डेट दी गई है, वैसे तो कोई ड्यू डेट नहीं पड़ती है, पर जनरली अगर कोई बंदा लेट फाइल करता है तो उसको एक विंडो दे दी है कि 30 नवंबर तक आप लेट फाइल करके भी इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है जी, तो आप 3B भी एडिट कर सकते हो। देखो क्या क्या एडिट हो गया, आईटीसी का लिमिट बढ़ गई 40 दिन से, ठीक है, क्रेडिट नोट जीएसटीआर 1 की अमेंडमेंट्स बढ़ गई हैं, ठीक है, और 3B की अमेंडमेंट्स की डेट बढ़ गई है, 30 नवंबर होगी चारों की, ठीक है। एक चीज और बोली इन्होंने कि अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं भरी है पिछले साल की, पिछले पीरियड की, तो आप 3B भी नहीं भर सकते, ठीक है। तो 3B भी नहीं भर सकते इस पीरियड की, यानी अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं भरी है तो 3B भी नहीं भर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई कंप्लायंस के बेसिस पे। तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होगा तो आपका क्रेडिट मारा नहीं जाएगा। जिनको प्रॉब्लम थी कि उनका 2A 2B में हिट नहीं कर रहा है, तो अपने वेंडर्स को बोलें, और वो वेंडर्स भी तकलीफ में होंगे क्योंकि अगर वो रिटर्न नहीं भरेंगे तो उनकी 3B नहीं भरी जाएगी, जो कि प्रॉब्लम है। तो ये अच्छी बात है। आई एम हैप्पी दैट दीज काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस आर इंसर्टेड इन द लॉ, ठीक है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 41, पहले क्या होता था कि आप प्रोविजनल बेसिस पे, लेट से आपको आईटीसी अपना आइडिया नहीं है, तो आप एक प्रोविजनल बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट डाल सकते थे अपने 3B में और उसको एडजस्ट कर सकते थे पेमेंट के दौरान 3B के अंदर। प्रोविजनल बेसिस हवा में नहीं था, कुछ कैलकुलेशंस थी उसके पीछे, लेकिन अब उस सेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और बोला है कि प्रोविजनल बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता कोई भी टैक्स पेयर, यूटिलाइज नहीं कर सकता कोई भी टैक्स पीरियड पेयर, ठीक है।
ये भी अच्छी बात है भाई, क्यों हवाबाजी में खेलना। आप नॉर्मल तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लीजिए। सेक्शन 42, 43 और 43A जो कि मैचिंग प्रोविजंस थे जीएसटीआर 213B के, उनको ओमिट कर दिया है क्योंकि जीएसटीआर 2 ही अब पिक्चर में नहीं है। 2A 2B आ गई हैं, उसको लॉ में इन्होंने सेक्शन 16 क्लॉज डबल सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल में डाल ही दिया है, तो इनकी जरूरत भी नहीं है, तो ये सेक्शन हटा दिए गए हैं अब यहाँ से। सेक्शन 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है, आपके अकाउंटेंट ने आईजीएसटी की पेमेंट करनी थी लेकिन सीजीएसटी की कैश लेजर में जमा करवा दिया बैंक में, ये बहुत गड़बड़ होती है, आमतौर पे होती है, ह्यूमन एरर है। ओके, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस भी आईजीएसटी का सीजीएसटी में, सीजीएसटी का एसजीएसटी में, एसजीएसटी का आईजीएसटी में, यानी वाइस वर्सा किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन सेम जीएसटीएन। यानी दिल्ली में अगर आपने गड़बड़ करी है तो आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपने दो जगह रजिस्ट्रेशन है या मल्टी रजिस्ट्रेशन है आपके, जैसे लेट्स से दिल्ली में और हरियाणा में भी है, तो आपके आईजीएसटी का कैश लेजर का बैलेंस आप आईजीएसटी ऑफ हरियाणा में ट्रांसफर कर सकते हैं या सीजीएसटी ऑफ हरियाणा में ट्रांसफर कर सकते हैं, या सीजीएसटी कैश लेजर का बैलेंस भी आप ऐसे कर सकते हैं। पर स्टेट टैक्स का और सेस का बैलेंस अलाउड नहीं किया हुआ है इंटर जीएसटीएन। क्यों नहीं किया हुआ है? क्योंकि ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट के हक का होता है, दिल्ली गवर्नमेंट अपने कैश लेजर का पैसा उनको नहीं देगी, इसीलिए इसीलिए इन्होंने इस प्रोविजन को लेके आए हैं। आपको पता होगा कि सेम प्रोविजन क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए भी है, अभी वो नोटिफाई नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है ये वाला प्रोविजन और क्रेडिट वाला प्रोविजन एक साथ ही नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहे हैं क्या है कि अगर आपने दिल्ली में आईजीएसटी में कैश पड़ा हुआ है आपका और कोई और लाइबिलिटी पेमेंट नहीं है आपकी, तो आप उस कैश को एक फॉर्म भर के हरियाणा में ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं दिल्ली हरियाणा का, ठीक है। ओके, सेम जीएसटीएन में कर सकते हैं। सेम जीएसटीएन मतलब क्या मतलब हो गया कि ये सेम पैन नंबर में, ठीक है, सेम जीएसटी नहीं है, सेम पैन नंबर है। यहाँ पे ये जीएसटीएन गलती से लिखा हुआ है, जीएसटीएन अलग है, पैन सेम है, ठीक है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि पहले क्या था कि इसको लिंक किया हुआ था सेक्शन 42 और 43 थे, तो जब 42 और 43 ही हटा दिए हैं तो इसके लिंक खत्म हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया है एंड यूटिलाइज किया है, एंड वर्ड डाल दिया, एंड का मतलब आ गया कि आपने अपने लेजर में ले भी लिया और उसको पेमेंट करते हुए यूज भी कर लिया, तो ही आपको ब्याज देना पड़ेगा 24% तक। अगर आपने सिर्फ अवेल किया है और यूटिलाइज नहीं किया पेमेंट करते वक्त, जो कि पहले था, जो कि पहले प्रोविजन था, तो आप इंटरेस्ट के लिए लायबल नहीं है। ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। आपको ध्यान होगा रिसेंटली ही नोट काउंसिल मीटिंग में इसको प्रपोज किया गया है, हालांकि अभी तक ये नोटिफाई नहीं किया गया है, पर मुझे उम्मीद है बजट में इसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये जल्दी ही लागू हो जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट से प्रे करता हूं कि इसको जल्दी लागू करें। रिसेंटली ही अभी गुजरात में हमने केस करवाया था, उसके अंदर ऑफिसर डिमांड कर रहा था इंटरेस्ट, पर मेरे क्लाइंट ने अवेल किया था, यूटिलाइज नहीं किया था, तो हमने उनसे फाइट की थी और हमने मतलब एक एक डिस्कशन करी थी हमने, और वो डिस्कशन में ऑफिसर मान गए थे। तो मेरे हिसाब से वो ऑफिसर तो समझदार, उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई हाँ ये गवर्नमेंट का इंटेंट क्या है, लेकिन हर जगह ऑफिसर्स इस तरह का व्यू नहीं लेते हैं, इसलिए अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है, जल्दी वो भी इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना। लेकिन अब मेरे हिसाब से ना यहाँ पे चैलेंज आ गया है, जो कि ये बजट का पॉइंट नहीं है, हाउएवर जो मैंने लिखा हुआ है ये बजट का पॉइंट नहीं है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे चैलेंज आ गया है कि जब सेक्शन 73 जो कि डिमांड का सेक्शन है वो उसको आप पढ़ेंगे तो वहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। वहां पे अभी भी ये लिखा हुआ है कि इफ एनी पर्सन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट ही इज लायबल टू पे द डिमांड। ठीक है, तो वो ऑफिसर यार देखो मेरे हिसाब से सेक्शन 50 में आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, लेकिन ऑफिसर सेक्शन 73 को इन्वोक करके ये नहीं कह सकता आपसे कि 73 में देखो डिमांड में क्या लिखा हुआ है, और वर्ड लिखा हुआ है, यानी अगर आपने अपने लेजर में पैसा ले भी लिया और उसे यूज नहीं किया तो भी तो आप इंटरेस्ट के लायबल हो जाओगे ना। तो देखो यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है लिटिगेशन को एक तरह से इन्विटेशन देने वाली बात है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सेक्शन 73 74 में भी ऐसा है, उसको ठीक करना चाहिए। देखो ठीक है, नाउ अमेंडमेंट इन सेक्शन 52 सब सेक्शन 6 टीसीएस की रिटर्न है। टीसीएस की रिटर्न जो आप भरते हैं, टैक्स कलेक्टेड सोर्स की रिटर्न जो आप भरते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर लोग भरते हैं इसको। इनको बोला गया है कि अगर आपको उसमें कोई रेक्टिफिकेशन करनी है
तो आप सितंबर की जगह 30 नवंबर तक रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो यानी रेक्टिफिकेशन अगर मैं मेजरली देखूं, तो जो रेक्टिफिकेशन की ड्यू डेट लॉ में सितंबर की थी, सितंबर के महीने की रिटर्न की थी, यानी अक्टूबर में रिटर्न हम भरते थे, वो 30 नवंबर तक कर दी है। 30 नवंबर बहुत अच्छी डेट है। 30-40 दिन की, 50 दिन की आपको एक विंडो मिल गई है जीएसटी 13 भी टेंटेटिवली बात करो तो, जो कि एक अच्छी खुशखबरी है टैक्स पेयर्स के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेल कर दीजिए, लिख दीजिए, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे जो मैंने यहाँ पे दे रखी है आपको, इस पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, प्लीज शेयर पीडीएफ, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।